सरदार दाराब शतरंज के मोहरे समेट कर मेज की दराज में रख रहा था, साथ ही बड़बड़ाता भी जा रहा था। शतरंज खेलने के लिए मगज चाहिए, हर कस और नाकस के बस का रोग नहीं। तुम कब से शतरंज खेल रहे हो? 2.5 साल की उम्र से, इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, मैंने सुना है कि तुम बिसात बगल में दबाए हुए पैदा हुए थे, सरदार दाराब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना कतई हमाकत है। इमरान के लहजे में संजीदगी बरकरार थी। बचपन में मैंने सैकड़ों ऐसी बातें सुनी थी जो अब तक गलत साबित हो रही हैं। सरदार दाराब इसे चंद लम्हे घूरता रहा, फिर बोला, क्या सर सुल्तान ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ? मैंने पूछने की जहमत ही गवारा नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ वो 100% खालिद सर सुल्तान है। मेरे मुतालिक मैं कौन हूँ? सरदार दाराब जलाहट में अपने सीने पर हाथ मारता हुआ बोला। ओह, आप सरदार दाराब हैं, मुझे यकीन है। और फिर ऐसी सूरत में कैसे यकीन ना हो जबकि मैं आपके साथ शतरंज का खेल भी खेल चुका हूँ। क्या मतलब? सर सुल्तान ने कहा था कि सरदार दाराब को शतरंज खेलना नहीं आता। सर सुल्तान ने कहा था? जी हाँ। सर सुल्तान की ऐसी की तैसी। सरदार दाराब अब उछल कर खड़ा हो गया। आप तशरीफ रखिए ना, इमरान बड़ी मासूमियत से सर हिलाकर बोला। मेरा मतलब ये था कि सर सुल्तान ने दुरुस्त नहीं कहा था, आपका खेल तो बड़ा शानदार होता है। सरदार दाराब एक झटके के साथ बैठ गया। वो थोड़ी देर तक इमरान को घूरता रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल है कि सर सुल्तान अब सटिया गए है। खुदा जाने, इमरान ने उकताए हुए लहजे में कहा। कहते तो हैं अक्सर कि मैं अनकरीब तीसरी शादी करने वाला हूँ। सरदार दाराब अब फिर इसे घूरने लगा। क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? इमरान ने इसकी तरफ देखे बगैर पूछा। हाँ, सर सुल्तान ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? मेरे खुदा, इमरान ने हैरत का इजहार किया, कि आपको नहीं मालूम? मेरे सवाल का जवाब दो। इन्होंने कहा था कि मुझे आपके प्राइवेट सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देने पड़ेंगे, साथ ही मजीद बिच्छुओं की पैदाइश के इम्कानात पर गौर करना। मैं आजकल बिच्छुओं पर रिसर्च कर रहा हूँ। 5 बिच्छू जो बतौर नमूना मुझे सर सुल्तान से मिले हैं, शायद आप ही ने भिजवाए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम रिसर्च कर रहे हो? वो अपना ऊपरी होंठ भैंच कर बोला। जी हाँ। तो ये रिसर्च स्कॉलरों का खैरत खाना नहीं है। ला हौला वला कुव्वत। क्या मैं सर सुल्तान को झूठा भी समझ लूं? इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। इन्होंने कहा था कि मुझे इस खैरत खाने की मैनेजरी भी करना पड़ेगी। न जाने क्यों सरदार दाराब की आंखें फैल गईं। गालिबन इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी से क्या बर्ताव करे। सरदार दाराब इन आदमियों में से था जो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते। इन अतराफ में इनकी कई फैक्ट्रियां थी। वो हकीकतन बड़ा आदमी था। लोग इससे गुफ्तगू करते वक्त हकलाने लगते थे। वो क्रैक भी था। आम आदमी इससे डरते थे, मालूम नहीं वो कब क्या कर बैठे। दफतन वो कुर्सी से उठता हुआ बोला, तुम अभी और इसी वक्त दाराब कैसल की हदूद से निकल जाओ। आई एम सॉरी जेंटलमैन, इमरान ने खुश लहजे में कहा, यह बहुत मुश्किल है। वजारत खारजा के सेक्रेटरी का हुक्म था कि मुझे हर हाल में दाराब कैसल की हदूद में ही रहना होगा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तशद्दुद पर उतर आऊं? अल्लाह, इमरान छत की तरफ उंगली उठाकर बोला, बड़ा मजबूल असबाब है। अगर सिगार के डब्बे से बिच्छू बरामद हो सकते हैं तो मेरे सिगरेट केस से हवाई जहाज। शट अप! सरदार दाराब मेज से रोल उठाकर दौड़ा। निकलो! 15 तारीख कल गुजर गई, तुम्हारे दाहिने हाथ में वर्म नहीं आ सका। अब 28 तारीख से पहले तुम्हारी खोपड़ी में सुराख भी हो सकता है सरदार दाराब। सरदार दाराब का उठा हुआ हाथ इस तरह नीचे गिर गया जैसे इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। इमरान खामोश होकर इसके चेहरे का जायजा लेने लगा, लेकिन सरदार दाराब का चेहरा किसी बेजान पत्थर की सिल की तरह स्पॉट नजर आ रहा था, हर किस्म के तासुरात से आरी। अलबत्ता इसकी आंखों में एक मानीखेज सी चमक पैदा हो गई थी। इसने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए, मगर फिर खामोश ही रहा। और सरदार दाराब साहब, इमरान हाथ उठाकर बोला, बिच्छुओं का मकसद सिर्फ यही था कि 15 तारीख को आप दस्तखत करने के काबिल ना रहें, लेकिन इत्तेफाक से वो तारीख बाज दुश्वारियों के बिना पर टल गई थी। अब 28 तारीख के लिए अगर बिच्छुओं का इंतजाम ना हो सका तो रिवाल्वर का ट्रिगर दबाने में कितनी मेहनत दरकार होगी। हो सकता है कि इस नामालूम आदमी या आदमियों का आपकी मौत से या जिंदगी से कोई खास दिलचस्पी ना हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मकसद सिर्फ यही हो कि आप मुआहदे पर दस्तखत ना कर सकें। सरदार दाराब एक तवील सांस लेकर बैठ गया। ठीक इसी वक्त एक दुबला पतला और दरास्कत आदमी कमरे में दाखिल हुआ। हाँ, क्या बात है? सरदार दाराब इसे घूरता हुआ बोला। शुमाल मशरिक की तरफ रोशनी का एक हल्का सा धब्बा नजर आ रहा है जनाब। अच्छा? सरदार दाराब का लहजा किसी ऐसे नन्हे से बच्चे के लहजे से मुशाबा था जिससे कोई हैरत अंगेज इत्तला मिली हो। ओह जनाब, धब्बे से हल्के नीले रंग की शुआएं भी फूटती नजर आ रही हैं। मगर तुम चांदनी रात में मुझे ऐसी कोई इत्तला दे रहे हो? सरदार दाराब कुछ सोचता हुआ बोला। क्या तुम्हें यकीन है कि इस दौरान तुम्हारी बिनाई कमजोर नहीं हुई? मेरी बिनाई 100% महफूज है जनाब। फिर भी चांदनी रात में?
आप खुद ही तकलीफ फरमा कर देख लें। हाँ हाँ, चलो चलो, सरदार दाराब उठता हुआ बोला। इसी के साथ इमरान भी उठा। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, सरदार दाराब ने इससे कहा। आप कहाँ तशरीफ ले जाएंगे? इमरान ने पूछा। अपनी ऑब्जर्वेटरी में, मुझे सितारों से दिलचस्पी है। आहा, सितारे, मुझे भी इनसे इश्क है। इमरान एक तवील सांस लेकर खामोश हो गया। मगर तुम यहीं बैठोगे? सरदार दाराब इसे दोबारा खबरदार करता हुआ कमरे से चला गया। इमरान ने दाराब कैसल की हदूद में दाखिल होते वक्त एक ऊंचा मीनार देखा था जिसे शायद ऑब्जर्वेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वैसे इसकी साख्त हरगिज ऐसी नहीं थी जिससे इस पर ऑब्जर्वेटरी का गुमान भी हो सकता। इमरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उठकर तवील राहदारी तय करता हुआ बैरूनी बरामदे में आया। पाएं बाग पर चांदनी फैली हुई थी। सरदार दाराब और इसके लंबे साथी के पैरों के नीचे रविश की बजरियां खड़खड़ा रही थीं। आवाजों से मालूम होता था कि इन्होंने अभी ज्यादा फासला तय नहीं किया था। बरामदे में रोशनी नहीं थी। इमरान खड़ा पलकें झपकाता रहा। वो सोच रहा था कि पूरी इमारत का जायजा लिए बगैर काम शुरू करना दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन रात को ये काम करीब करीब नामुमकिन था। फिर वैसे लंबा आदमी इसे काबिल एतमाद नहीं मालूम हुआ था। इसकी छठी हिस्स ने इसे पहली ही नजर में आगाह कर दिया था। बज़ाहिर इसके चेहरे पर मस्किनियत के आसार मौजूद थे और बादी नजर में वो एक बरखुरदार किस्म का आदमी मालूम होता था, मगर इसकी आंखें जो पल भर के लिए इमरान को अपने असल रूप में नजर आई थीं, कुछ और कह गई थीं। इनकी हालत इस वक्त बदली थी जब सरदार दाराब ने चांदनी रात में आसमान पर किसी रोशन धब्बे की मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया था। इमरान गैर इरादी तौर पर ऑब्जर्वेटरी की तरफ चल पड़ा, लेकिन इसकी रफ्तार तेज थी। वो रविश की बजरियों की बजाय घास पर बेआवाज चल रहा था। जल्द ही फिर इसे इन दोनों के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर एक बैक ऐसा मालूम हुआ जैसे वो रुक गए हों। इमरान फूलदार झाड़ियों की ओट में था और फिर अपने अंदाजे के मुताबिक इसी जगह रुका था जहां इन दोनों के कदमों की आवाजें खत्म हुई थीं। ये कैसी आवाज थी? इसने सरदार दाराब को कहते सुना। पता नहीं जनाब, दूसरे आदमी ने कहा। मेरे ख्याल से कुछ होगा। सन्नाटे में मामूली आवाजें भी काफी फैलाव इख्तियार कर लेती हैं। अब मसलन जिंगर की आवाज ही ले लीजिए, एक नन्हा सा कीड़ा, लेकिन इसकी आवाज सन्नाटे में मीलों तक फैलती हुई मालूम होती है। मैंने तुमसे ये कब कहा था इतनी सी बात पर इतनी लंबी चौड़ी मिसाल दे डालो? दाराब हो रहा आया। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, दूसरी आवाज आई। मैं आगे नहीं जाऊंगा। चांदनी कितनी शफाफ है, दाराब बड़बड़ाया। यकीनन तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं या फिर दूरबीन में कोई खराबी आ गई है। हो सकता है जनाब, दूसरे आदमी की आवाज आई। फिर तूने मुझे क्यों तकलीफ दी? दाराब झंझला गया। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया था जनाब। खुद देखने के बाद आप इसको तस्लीम करते या इसकी तरदीद कर देते। हाँ, अच्छा जाओ। इमरान ने सिर्फ एक आदमी के कदमों की आवाजें सुनी, लेकिन सिंध बता रही थी कि वो दाराब के कदमों की आवाजें नहीं हो सकती, क्योंकि इनका रुख ऑब्जर्वेटरी की तरफ था। इमरान सोच रहा था कि आखिर दाराब वहीं क्यों रुक गया था। 1 मिनट गुजर गया। दूसरी आदमी के कदमों की आवाजें बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन सरदार दाराब अभी तक वहीं जमा खड़ा था। झाड़ियां घनी थीं और इमरान दूसरी तरफ नहीं देख सकता था। चूंकि इसने दूसरे के कदमों की आवाजें सुनी थी, इसी बिना पर ख्याल था कि सरदार दाराब अभी वहीं मौजूद है। लेकिन फिर इसे अपना यह ख्याल अहमकाना मालूम होने लगा। हो सकता है इस बार दाराब भी घास की कतों से गुजरता हुआ इमारत की तरफ चला गया हो, जैसे कि खुद इमरान यहाँ तक आया था। इसने झाड़ियों में हाथ डालकर इन्हें आहिस्ता से हटाया और इसकी ख्याल की तायीद हो गई। सरदार दाराब अब हकीकतन वहीं मौजूद था। दफतन इसने चीख कर कहा, मैंने देख लिया है। पहले तो इमरान सटपटा गया, लेकिन गौर से देखा तो सरदार दाराब का रुख झाड़ियों की तरफ नहीं था। अब फिर पहले ही का सा सन्नाटा तारी हो गया था। सरदार दाराब अपनी जगह से ना हटा। कई मिनट गुजर गए, लेकिन सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं हुई। आखिर इमरान ने आहिस्ता से कहा, सरदार दाराब, आप अक्लमंदी से काम नहीं ले रहे। क्या? सरदार दाराब उछल कर मुड़ा। कब तक यहाँ खड़े रहिएगा? कौन है? अली इमरान, MSc PhD अक्सन। सरदार दाराब अब झपट कर झाड़ियों में घुस पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो कुछ करने के लिए आया हूँ, इमरान ने खुश लहजे में कहा। क्या यहाँ इस तरह तन्हा खड़े रहना हमाकत नहीं है? हमाकत? सरदार दाराब घुराया। तुम बिल्कुल बदतमीज हो। क्या तुम्हें गुफ्तगू का सलीका नहीं है? कतई नहीं है, क्योंकि मेरा बाप भी आप ही की तरह चिड़चिड़ा और बददिमाग है। इसने कभी संजीदगी से मेरी तरबियत नहीं की, और बस इस बात को यही खत्म कर दीजिए। आपको वहम हुआ था। वो आपके किसी दुश्मन की आवाज नहीं थी। ख्वामख्वा यहाँ सर्दी में खड़े रहकर नज़ला जुकाम मोल ना लीजिए। दाराब चंद लम्हे बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, फिर इमारत की तरफ चलने लगा। इमरान भी इसके बराबर ही चल रहा था, और शायद इसकी ये हरकत भी सरदार दाराब को खिल रही थी।
एक कदम पीछे रहो, दफतन इसने रुक कर कहा। नामुमकिन, कतई नामुमकिन, मैं भी क्रैक हूँ। बी का क्या मतलब? सरदार दाराब अब जला गया। क्या मैं भी क्रैक हूँ? जी हाँ, मगर मुझसे कमतर दर्जे के। मुझसे बड़ा क्रैक पिछली 5 सदियों में नहीं पैदा हुआ। मैं तुम्हें जिंदा दफन करा दूंगा, समझे? समझ गया। ये काम आप सुबह से पहले नहीं करेंगे, इसलिए चलते रहिए, आपको नींद भी आ रही होगी। सरदार दाराब अब होंठों ही होंठों में कुछ बुड़बुड़ाकर आगे बढ़ गया। इमरान ने इस बार इसके बराबर पहुंचने की कोशिश नहीं की। बरामदे में पहुंचकर सरदार दाराब भी रुक गया। ठहरो, इसने इमरान को मुखातिब किया, जो अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इमरान रुक गया और सरदार दाराब बोला, तुम्हें सर सुल्तान ने ही भेजा है ना? क्या अब मुझे खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बयान देना पड़ेगा? नहीं, मेरे साथ आओ। सरदार दाराब अब इसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ बोला। मैं चल रहा हूँ, इमरान ने सर हिलाकर कहा। सरदार इसे एक कमरे में लाया और कुर्सी की तरफ इशारा करता हुआ बोला, बैठ जाओ। फिर इस मेज की जानिब बढ़ा जिस पर फोन रखा हुआ था। इसने रिसीवर उठाकर एक्सचेंज का नंबर डायल किया। हेलो एक्सचेंज, लॉन्ग डिस्टेंस। फिर इसने सर सुल्तान के लिए ट्रंक कॉल बुक करवाई। लाइन फौरन ही क्लियर मिल गई थी, इसलिए सर सुल्तान से रब्ता कायम करने में देर नहीं लगी। मैं हूँ दाराब, सरदार दाराब ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर इमरान के चेहरे पर नजर जमाए हुए सुनता रहा। बार बार इसकी बूहें तन कर ढीली पड़ जाती थी। फिर इसने इमरान को घूर कर कहना शुरू किया, रंगत गोरी, चेहरा गोल, थोड़ी में खफीफ सा गढ़ा, आंखें बड़ी, होंठ फैले हुए यानी फुल लिप्स। हाँ, कद मुतवसत से कुछ ज्यादा अच्छा। हाँ, मगर मैं इसे गोलू मार दूंगा, मुझे बात बात पर गुस्सा दिलाता है। नो शट अप, वो हलक फाड़ कर दाड़ा। शायद एक्सचेंज से 3 मिनट पूरे हो जाने का ऐलान किया गया था। बहरहाल वो फिर चीखा, सरदार दाराब बोल रहा हूँ, मत टोको, इडियट। हाँ सर सुल्तान। अच्छा, वो इमरान की तरफ देखकर बोला, चलो इधर आओ। इमरान उठकर मेज के करीब आया और दाराब ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ा दिया। यस सर, इमरान ने माउथ पीस में कहा। तुम वहां क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज आई, फिलहाल सब्र कर रहा हूँ, और ये कि जब यहाँ से वापस आऊंगा तो मुझे अपनी खोपड़ी खुलवा कर देखनी पड़ेगी कि कुछ बाकी बचा है या सिर्फ खोपड़ी वापस आई है। इमरान, संजीदगी से काम करो। संजीदगी से जहाँ काम होता है इस महकमे का सुपरडेंट कैप्टन फयाज है, लिहाजा बकवास नहीं, तुम सरदार दाराब को गुस्सा दिलाए बगैर भी काम कर सकते हो। मेरा कैरियर तबाह हो गया है जनाब, इमरान ने मखमूम लहजे में कहा। जब से यहाँ आया हूँ ख्वाह छड़छड़ाने को दिल चाहता है। मुझे खौफ है कि कहीं बिल्कुल ही बर्बाद न हो जाऊं। खत्म करो। हो सकता है कि ये मामला बराह रास्त महकमा खारजा से ताल्लुक रखता हो, गालिबन तुम समझ गए होगे। जी हाँ, आप मुतमईन रहिए, काम आपके हस्बे मंशा होगा। मगर कुछ नहीं, बस। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपको कुछ कहना है? इमरान ने माउथपीस पर हाथ रखकर सरदार दाराब से पूछा। नहीं। हेलो, और कुछ कहना है आपको? नहीं, ढंग से काम करो। शब बखैर, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब वो सरदार दाराब की तरफ इस अंदाज में देख रहा था जैसे वो हकीकतन खपती हो। सरदार दाराब अब कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद इसने मेज पर रखी हुई घंटी बजाई। एक नौकर कमरे में दाखिल हुआ और सरदार दाराब ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए इससे कहा, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। इमरान शब बखैर कहता हुआ नौकर के साथ हो लिया। दूसरी सुबह इमरान ने काम शुरू कर दिया। इमारत बहुत वसी थी और तवील अरीज कंपाउंड में एक नहीं कई इमारतें थीं। सरदार दाराब के मुतालिक बेहतरी मालूमात हासिल हुई। वो अपने बदमिजाजियों और चिड़चिड़ेपन के बावजूद भी मकबूल तरीन आदमियों में से था। अपने मुलाजमों से अच्छा बर्ताव करने वाला, इनके दुख दर्द में शिरकत करने वाला, इनकी आसाइशों का ख्याल रखने वाला। करीब जवार की आबादियां कई मामलात में इसकी ममनून एहसान थी। इसने इनके लिए कई शफाखाने कायम किए, स्कूल खोले थे और लड़कियों का एक कॉलेज दाराब कैसल ही की एक इमारत में था। दाराब कैसल की आबादी भी अच्छी खासी थी। यहाँ दाराब की फैक्ट्रियों के मैनेजर अपने कुंभों समेत मुकीम थे। खुद दाराब की निजी मुलाजमों की तादाद भी कम नहीं थी। कॉलेज के स्टाफ की 3 उस्तानियां भी यहीं रहती थीं। मशरकी सिरे पर एक छोटी सी इमारत थी जहाँ सरदार दाराब का नवासा नजीब रहता था। वो अमेरिका से प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग लेकर आया था और अब यहाँ प्लास्टिक सर्जरी की एक बड़ी तजर्बागाह के कयाम के इम्कानात पर गौर कर रहा था। फिलहाल इसने मशरकी सिरे वाली इमारत में मामूली पैमाने पर एक मुख्तसर सी तजर्बागाह तरतीब दे डाली थी। इसी इमारत के एक हिस्से में वो रहता था। इसके मुतालिक इमरान को मालूम हुआ था कि सरदार दाराब इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। इनके ताल्लुकात भी खुशगवार नहीं थे।
لیکن سردار اس سے اتنا بھی بیزار نہیں تھا کہ اسے داراب کیسل کی حدود سے ہی نکال دیتا۔ عمران نے ڈاکٹر نجیب سے بھی تھوڑی دیر گفتگو کی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ خود سردار داراب کی طرف سے برے خیالات نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر نجیب ایک صحت مند مگر معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا، ہڈیاں چوڑی، قوی مضبوط اعضاء، لیکن ذہنی اعتبار سے وہ عمران کو مریض ہی نظر آیا کیونکہ پلاسٹک سرجری ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتی تھی۔ سردار کے مینیجروں میں 3 غیر ملکی بھی تھے، ایک جرمن، ایک ڈچ اور ایک جاپانی۔ ان میں سے ابھی صرف ایک ہی کو عمران دیکھ سکا تھا، یہ ایک چھوٹے قد کا جاپانی مسٹر لے بوک تھا۔ ان تحقیقات کے دوران میں عمران نے یہ بات محسوس کی کہ بچھوؤں والے معاملے کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ دوپہر کو پھر سردار داراب نے اسے طلب کیا، یہ وہی کمرہ تھا جہاں پچھلی رات دونوں شطرنج کھیل رہے تھے۔ اس نے عمران کو نیچے سے اوپر تک دیکھا کیونکہ عمران اس وقت ٹیکنیکلر میں تھا، یعنی سبز کوٹ، سرخ پتلون اور زرد قمیص میں ٹائی سفید تھی، ہاتھوں میں ہلکے سے سفید دستانے بھی تھے۔ تم صبح سے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ داراب نے گھرتے ہوئے پوچھا۔ میں صبح سے صبر کرتا پھر رہا ہوں۔ یہاں داراب کیسل میں مجھے کوئی ہوٹل یا ریسٹورنٹ بھی نظر نہیں آیا جہاں کچھ دیر بیٹھ کر صبر کرنے سے بچ سکتا۔ کیا مطلب؟ صاف صاف الفاظ میں ناشتہ، لیکن اب اس کی تلاش فضول ہے کیونکہ اس کا وقت نکل گیا اور اب میں لنچ کا وقت بھی نکل جانے کا انتظار کر رہا ہوں اور پھر شام کی چائے سے غسل کر کے باقاعدہ کفن میں لیٹ جاؤں گا۔ کیا خیال ہے؟ ہائیں، تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ میں تو کرنے کے لیے تیار تھا مگر ہوا ہی نہیں۔ اوہ، وہ میز پر گھونسا مار کر چیخا، میں ابھی کچن کو آگ لگا دوں گا۔ ذرا ٹھہریے، ابھی نہیں، لنچ کے بعد، عمران پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ سردار داراب نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ ایک ملازم اندر آیا۔ جواد سے کہہ دو ان کا کھانا میری میز پر لگایا کرے، جاؤ۔ ملازم کے جاتے ہی عمران دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کھراہنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اب زندگی کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ بڑا ظلم ہے سردار صاحب۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ مجھ سے صاف صاف گفتگو کیا کرو۔ صاف صاف؟ میرا کھانا بھی آپ کی میز پر لگے گا؟ یعنی میں کھاؤں گا تمہارا کھانا؟ سردار خلاف توقع مسکرایا۔ میں تمہارے دونوں کان کھینچ کر تھپڑ لگاؤں گا صاحبزادے، اور تمہارا ہڑیا بگڑ جائے گا۔ میں ڈاکٹر نجیب سے مدد حاصل کر کے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر نجیب؟ بوڑھا سنجیدہ ہو گیا۔ کیا تم اس سے مل چکے ہو؟ جی ہاں، اور میں ان قریب اس سے اپنے کان چھوٹے کرواؤں گا۔ بکواس بند کرو، تم اس سے کیوں ملے تھے؟ میں داراب کیسل کی حدود میں رہنے والے ہر آدمی سے مل رہا ہوں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچھو کہیں باہر سے آئے تھے؟ سردار داراب کو سوچنے لگا۔ عمران خاموشی سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ آخر سردار نے سر اٹھا کر کہا، اگر یہ سب کچھ یہی کہ کسی آدمی کی حرکت ہے تو مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا رویہ یقینی طور پر دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے، ورنہ ان میں سے کوئی میرا دشمن کیوں ہو جاتا؟ کٹ اٹ آؤٹ، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اب آپ شاید اخلاقیات پر غور کریں گے۔ تم گدھے ہو۔ سردار داراب کو سچ مچ غصہ آ گیا، لیکن عمران کی زبان بھی چل پڑی۔ میں بھی آپ ہی کی طرح انتہائی صاف گو آدمی ہوں، اس لیے آپ برا تو مان سکتے ہیں لیکن غصے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنا رویہ شریفانہ ہی رکھنا چاہیے۔ آپ یہی کہنا چاہتے تھے نا کہ مجھ جیسے گوتم بدھ سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مجھے اور زیادہ گوتم بدھ بننا چاہیے، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ کو اور زیادہ شریف بنتے دیکھ کر خوشی کا اظہار کروں۔ کیا سمجھے آپ؟ سردار داراب اس طرح منہ کھولے بیٹھا تھا جیسے دنیا کا 8واں عجوبہ اس کے سامنے آ گیا ہو۔ عمران بولتا رہا، آپ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کیسل کی حدود میں کوئی آدمی آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ پچھلی رات ہوا سے کیوں لڑ رہے تھے؟ اس لمبے آدمی کے ساتھ آبزرویٹری تک جانے کی بجائے راستے ہی سے کیوں ہٹ آئے تھے؟ عمران خاموش ہو گیا۔ سردار داراب اب بولا، بک چکے یا ابھی اور بکو گے؟ اس کا فیصلہ آنے والے لمحات کریں گے۔ عمران اس طرح اکڑ کر بولا جیسے ابھی تک زبان کی بجائے تلوار چلا رہا ہو۔ میرا خیال ہے کہ بعض لوگ یہاں میرے دشمن ہو سکتے ہیں، سردار داراب نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ٹھیک، اب آئے ہیں نا آپ راہ پر؟ عمران جیب سے نوٹ بک نکالتا ہوا بولا۔ ٹھہرو، مگر میں کسی کا نام نہ لوں گا کیونکہ یہ محض شبہ ہے، ثبوت نہیں رکھتا۔ آپ ڈرپوک ہیں جناب، عمران نے چڑھانے کے اس انداز میں کہا۔ تم بےہودہ ہو، سردار داراب داڑا۔ میں کب کہتا ہوں کہ میں بےہودہ نہیں ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ خدا ایک مضبوط دل عطا کرے، خواہ دولت سے محروم رکھے۔ ارے تم اپنی ہی ہانکتے رہو گے یا میری بھی سنو گے؟ سردار اس انداز میں بولا جیسے اپنا سر پیٹ لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ کیا سنوں؟ آپ یہی فرمائیں گے نا کہ مہاتما گوتم بدھ
کسی کے خلاف شبہ ظاہر کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ سردار داراب یک لخت خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن جنجلاہٹ کی زیادتی الفاظ کی ترتیب میں حائج ہوئی اور وہ کچھ نہ بول سکے۔ جناب والا، عمران کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، اگر آپ کو یہی کرنا تھا تو معاملے کو کیوں آگے بڑھایا تھا؟ سر سلطان سے مدد حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ محض اس لیے کہ پوری تحقیق کیے بغیر اس معاملے کو پولیس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ سچ مچ کے گوتم بدھ ہیں، عمران سر ہلا کر بولا، لیکن جب تک آپ کسی پر شبہ نہ ظاہر کریں گے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے کچھ اصول ہیں، ان پر سختی سے کاربند ہوں، سردار داراب نے کچھ دیر بعد کہا۔ پھر میں کیا کروں؟ آپ ہی کچھ بتائیے، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ بچھو رکھنے والے شخص کی تلاش۔ میرے خیال سے ایک طریقہ بہترین رہے گا، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ کیا؟ میں ایک اشتہار شائع کرا دوں کہ جس نے بھی سگار کیس میں بچھو رکھے تھے دوبارہ کوشش کرے۔ پہلا انعام مبلغ 500 روپے، دوسرا انعام 250، تیسرا انعام 150، سب سے زیادہ حل بھیجنے والے پر چوتھا انعام مبلغ۔ لیکن جملہ پورے ہونے سے پہلے ہی سردار داراب کمرے سے نکل گیا۔